हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? तरल जो पदार्थ हमारी बॉडी में बहता है उसे ब्लड कहते हैं। देखिए कैसे। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब कि ब्लड हमारे बॉडी में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रक्त की प्राकृतिक दुर्लभ क्षारीय यानी कि ये बीक वैसिक अल्कलाइन होते हैं एवं पीएच मान इनका 7.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड से नोट किया गया है। इसका पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। देखिए, ये पीएच स्केल है जिसमें एक एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन यानी कि 3 चीज़ें दी हुई हैं, एसिड, न्यूट्रल और अल्कलाइन। अगर 0 से 6 तक के बीच में अगर कोई डिजिट आएगी, अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये नापने वाला मीटर समझो इसको, अगर हम दूध में या किसी चीज़ में अगर हम नापेंगे तो अगर 0 से 6 के बीच में अगर उसकी डिजिट आएगी तो इसका मतलब कि वो एसिडिक है। अगर 7 में आएगी तो उसका मतलब न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर हो गया, ब्लड हो गया, ये सब न्यूट्रल है। और अगर हम 8 से 14 के बीच में जाएंगे तो अल्कलीन यानी कि मतलब कि उसमें कुछ अल्कोहलिक पार्ट सब्सटेंस है, इसलिए वो अल्कलीन है। देखिए, समान व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का जो भार है यानी 100% में से 7% उसके ब्लड का जो होगा भार होगा। और मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर। और रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है मेल और फीमेल में। मेल में 1 लीटर ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देखते हैं नेक्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोड कर लीजिए। देखिए, रक्त का दबाव ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर। और एक समान व्यक्ति का रक्त दबाव यानी कि एक समान व्यक्ति का जो भी बीपी है वो 120 से 80 mm के बीच होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बीपी 120 है तो उसमें से 80 mm होना चाहिए। ये नापने की मशीन होती है। और एक वयस्क मानव के में रक्त के निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगर कोई पूछे कि हमारा ब्लड कहाँ से बनता है तो बोन मैरो से बनता है। और जो भी भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो जो यानी कि जो बच्चा पेट में होता है माँ के, उस स्थिति में उसके पास तो बोन मैरो नहीं होता, तो उसमें किस में से डेवलप होता है ब्लड? लीवर में डेवलप होता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो है वो फुली डेवलप नहीं है। तो कहाँ से उसका ब्लड डेवलप होगा? लीवर से। वैसे एक मानव में कहाँ से डेवलप होता है? बोन मैरो से। बट अगर वो एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है तो उसमें कहाँ से डेवलप होगा? लीवर से। अवस्था में इसका निर्माण यकृत लीवर में से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्त का संघनन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें 55% प्लाज्मा होते हैं और 45% क्या होता है? ब्लड कैप्सूल्स यानी रुधिराणु रक्त कणिकाएँ। और प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? 90% जल यानी 90% वाटर से, और 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, और 0.1% इसमें क्या होता है? ग्लूकोज। और अन्य 2% अन्य सब्सटेंस होते हैं जो प्लाज्मा को मिलके बनाते हैं। यानी कि जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और अन्य इन सब चीज़ों से मिलके क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा, जो कि ब्लड में कितना होगा? 55% होगा। और ये जो ब्लड कैप्सूल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 45% होंगी हमारे ब्लड में। देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड कैप्सूल्स। प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। ये देखिए डायग्राम है कि हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है। ये देखिए ब्लड वेसल्स है, और ये देखिए प्लाज्मा है। ये जो येलो कलर का वाटरी फॉर्म दिख रहा है ये प्लाज्मा है। ये प्लेटलेट्स हैं जो बैक्टीरिया की तरह दिख रही हैं, प्लेटलेट्स हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स हैं रेड कलर में। लाल रुधिराणी कणिकाएं, ये देखिए रेड ब्लड सेल्स। ये जो पिंकी पिंकी फॉर्म में आपको बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं। और ये जो वाइट और ब्लू कलर में थोड़ा आपको ब्लूइश फॉर्म में दिख रहा है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए ऐसा डायग्राम है, हमारे ब्लड में ऐसे फ्लो होता है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये देखिए ये प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा।
ये सब चीज़ें ऐसे हमारे ब्लड में ऐसे घूमती हैं। अब देखिए प्लाज्मा, यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। यानी किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। अब वाटर मतलब प्लाज्मा 90% किससे मिलके बना होगा? वाटर से। और जो ग्लूकोज खनिज प्लस लवण और ऊर्जा निर्माण के लिए होता है। किसके लिए? ग्लूकोज और खनिज लवण किससे में मिल के बनते हैं? ऊर्जा निर्माण में। और प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में प्रोटीन थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिन, फाइब्रोजन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। मेनली इन प्रोटीन के नाम याद रखिए आप। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन एंड फिब्रोजन, ये कॉमन प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो प्लाज्मा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वाटर, ग्लूकोज और प्लस खनिज लवण और प्रोटीन। और प्रोटीन कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन एंड फिब्रोजन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा का क्या कार्य होता है। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करने के रखता है और रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है और ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। यानी हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज कहीं से भी, अगर हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में ग्लूकोज को प्लाज्मा ही पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। अब सीरम क्या है हम देखेंगे। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने वाला कारक अर्थात फाइब्रोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीरम कहलाते हैं। मतलब कि सीरम वो है कि जब हम अपने ब्लड से फाइब्रोजन नाम के प्रोटीन को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? सीरम होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, यानी कि ब्लड कैप्सूल्स। रुधिराणु, यह रक्त 45% भाग होता है। इसके 3 भाग में बांटा गया है। लाल रक्तकण यानी आरबीसी, श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी, रक्तबिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। तो चलिए देखते हैं ब्लड कैप्सूल्स को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं रेड ब्लड कैप्सूल्स। आरबीसी यानी लाल रुधिराणी कणिकाएं, इसका वैज्ञानिक नाम है इथ्रोसाइट्स। निर्माण इसका वयस्क अस्थि मज्जा यानी इथ्रोसाइट्स जो है किससे बनेगी? बोन मैरो में बनेगी। और ये कब? लीवर में यानी भ्रूण अवस्था में, यकृत यानी लीवर में बनेगी और एम्ब्रियो में। और जीवन काल इसका 120 दिन होता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो 120 दिन तक जिंदा रह सकती है। और जो रेड ब्लड सेल्स की मौत कहाँ होती है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है इसकी मृत्यु। प्लीहा या स्प्लीन अगर कोई पूछा जाए, ये देखिए जो आपको डायग्राम दिख रहा है थोड़ा सा स्टोमच के बगल में पिंक पिंक, यहाँ पे होता है प्लीहा और यहाँ पे क्या होती है? इसकी मौत होती है। अब हम देखेंगे आरबीसी, लाल रुधिराणी कणिकाएं। खराब हुई आरबीसी प्लीहा स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे आरबीसी की क्रब यानी ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। और जो प्लीहा है स्प्लीन, उसे क्या कहेंगे? ग्रेवयार्ड। और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इट मीन्स आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अपवाद यानी कि इसके 2 एक्सेप्शन है कि आरबीसी तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट जो ऊंट और लामा प्रजाति के जीव हैं इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इट मीन्स कि जो ऊंट और लामा है इनकी जो आरबीसी होगी उसमें न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी कि अगर एक कोई स्वस्थ पुरुष है तो उसमें आरबीसी की मात्रा 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होगी। और अगर वहीं एक महिला है तो उनमें 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होंगी। आरबीसी की संख्या जो होगी कितनी होगी? 40 से 45 लाख। और आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन यानी मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। और इस ऑक्सीजन को पहुंचाने में क्या कौन सा प्रोटीन मदद करता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है।
हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीमेटिन और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? हीमोटिन और ग्लोबिन। हीमेटिन यह लौह तत्व यानी Fe होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर में विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। अब जब देखिए हीमेटिन और ग्लोबिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जब ये एक साथ मिलके आएंगी तो क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमेटिन क्या करेगा? Fe होता है, जिससे क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। ये दो चीज़ों से मिलके हमारा बनता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए, कॉकरोच में जो सफ़ेद रंग का रक्त होता है उसे क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। यानी कि जो कॉकरोच होगा उसमें ब्लड क्या किस कलर का पाया जाएगा? वाइट कलर का। और उसमें उसके ब्लड में जैसे हमारे ब्लड में हीमेटिन पाया जाता है, तो उसके ब्लड में हीमेटिन नहीं होगा, उसके ब्लड में क्या होगा? हीमोलिम्फ होगा। क्या होगा? हीमोलिम्फ, जिसकी वजह से कॉकरोच का जो ब्लड है वो वाइट होगा। और ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है, यानी कि अगर जो ऑक्टोपस होगा हमारा, उसका जो ब्लड होगा कैसा होगा? नीले कलर का होगा। हमारे में तो रेड कलर का होता है, बट जो कॉकरोच और ऑक्टोपस है, कॉकरोच में तो वाइट होगा, बट जो ऑक्टोपस है उसमें नीले रंग का ब्लड होगा। और किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण जो होता है ऑक्टोपस में क्या होता है? ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है। किस प्रोटीन की वजह से? हीमोसाइनिन की वजह से। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रक्त में आरबीसी नष्ट होना यानी कि हीमोलाइसिस। अगर ब्लड में क्या होती हैं? आरबीसी नष्ट होने लगती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस कहते हैं। और सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो आरबीसी है उसकी संख्या क्या हो जाती है? 5% कम हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। अगर हम सोएंगे तो हमारी बॉडी में आरबीसी की जो संख्या है वो 5% कम हो जाएगी, और अगर हम ऊंचाई में जाएंगे तो क्या 30% तक बढ़ जाएगी हमारी आरबीसी की संख्या। और आरबीसी की संख्या कैसे घटना? अगर हमारी बॉडी में घटेगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा हमें, यानी कि Fe लो आयस की कमी, खून की कमी हो सकती है। यानी हमारी बॉडी में अगर आरबीसी की घटना होगा तो हमें कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया होगी। हमारी बॉडी में अगर आरबीसी की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। और अगर वहीं बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी? पॉलीसाइथीमिया। इसमें क्या होगा? ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। अगर कमी होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट अगर बढ़ जाएगी तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। वहीं हम देखेंगे कि इससे कौन कौन सी बीमारी और क्या क्या होता है। देखिए, थैलेसीमिया क्या है? बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर यानी जेनेटिकली मिलने वाला रक्त रोग है, यानी कि ये एक तरह का ब्लड चढ़ाने वाला रोग है। क्या है? इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त की क्षीणता यानी खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है, यानी कि अगर बेबी हुआ है आपका तो उसके 3 महीने बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके बेबी को थैलेसीमिया है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी को थैलेसीमिया है तो उसे हमें बार बार ब्लड चढ़ाना, यानी उसकी बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो उसे हमें बार बार ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बनना होता है वो नहीं बनता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि उसे क्या होती है? थैलेसीमिया बीमारी होती है। अब हम देखते हैं WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। वाइट ब्लड सेल का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या? ल्यूकोसाइट्स। और निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इसका जो होता है निर्माण होता है। और मृत्यु हमारी जो रेड ब्लड सेल्स थी वो कहाँ पे मरती थी? स्प्लीन यानी प्लीहा में मरती थी, बट ये रक्त में ही मर जाती है वाइट ब्लड सेल्स हमारी। और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन होता है। 2 से 4 दिन और 13 से 20 दिन में कन्फ्यूज़न क्या है? कुछ बुक में 13 से 20 दिन दिया हुआ है, बट कुछ बुक में 2 से 4 दिन। इसमें से ज़्यादातर सही क्या है? 2 से 4 ही दिन सही है। बट जो अगर आपको एग्ज़ाम में 2 से 4 दिन का ऑप्शन ना दिखेगा, अगर 13 से 20 दिन का दिखेगा तो आप 13 से 20 दिन वाले में टिक करिए, तो वो ज़्यादा सही होगा।
और केंद्र उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। संख्या इसकी कितनी होती है, 8,000 से 10,000 के बीच। इसका कार्य क्या है, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी रोग होंगे उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है वाइट ब्लड सेल। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो भी प्रोटोजोआ है को नष्ट करती है, इसलिए शरीर की रक्षा यानी गार्ड सेल्स एवं रक्त पुलिसमैन भी कहा जाता है। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल है वो हमारे बॉडी में जो फालतू बैक्टीरिया है उन्हें ख़त्म करेगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहते हैं और पुलिसमैन भी कहते हैं। यानी ब्लड का पुलिसमैन और गार्ड सेल्स इन्हीं को कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में आए कि गार्ड सेल्स क्या है तो वाइट ब्लड सेल ही है आपकी। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए WBC 2 प्रकार की होती है। कौन सी, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। यानी कि WBC के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। उसमें भी आप देखिए ये 5 प्रकार की होंगी। कौन सी, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। ये देखिए अलग अलग तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो देखिए ग्रेनुलोसाइट्स जो है कणिका युक्त, इसमें कौन कौन सी आएंगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। जबकि अकणिका, ये देखिए ये जो सारी है ना, इसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये देखिए इनके बीच में अलग अलग तरह का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा सारी में कि कौन कौन सी किस किस टाइप की है, सब में अलग अलग तरह का डिफरेंस है। तो जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है, जबकि वहीं न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में बनती है, बेसिनोफिल सबसे कम मात्रा में और इसिनोफिल ये नॉर्मली है। तो ये 2 प्रकार हैं WBC के, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। और इनके भी ग्रेनुलोसाइट्स के 3 प्रकार हैं, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट्स के 2 प्रकार हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स के न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल और इसिनोफिल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होते हैं, 65% होते हैं। यह बाहर से आने वाले जीवाणु बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती हैं और शरीर की रक्षा करती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होंगी, ये न्यूट्रोफिल्स संख्या सर्वाधिक होगी और बाहर से आने वाले जीवाणु बैक्टीरिया पर सबसे पहले क्या करेगी, आक्रमण करेगी। और बेसिनोफिल्स क्या है, बेसिनोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है, कितनी, 1% होगी। यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है, यानी कुछ भी एलर्जी होगी तो किससे बचाएगी, एलर्जी से, बेसिनोफिल्स। ये 1% होती है। देखिए सबसे कम संख्या में होती है, बट ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि ये एलर्जी से बचाती है। वहीं हम इसिनोफिल्स देखेंगे तो इसिनोफिल्स परजीवी यानी प्रोटोजोआ, जितने बैक्टीरिया वायरस है उनसे जो भी डिसीज़ होगा उससे हमें क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि त्वचा के संक्रमण में समय इसकी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो भी आपके ये प्रोटोजोआ हैं और भी जितने भी बैक्टीरिया हैं ये स्किन को डैमेज कर रहे हैं, इसके लिए इसिनोफिल्स होती है हमारी WBC में, जो हम हेल्प करती है हमारी स्किन को सुरक्षित रखने में, इम्यूनिटी को मजबूत रखने में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम एक ग्रेनुलोसाइट्स, जो 2 प्रकार की हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, घाव भरने में मदद करती है। और लिम्फोसाइट सबसे छोटी आकार की WBC होती है, यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। यानी लिम्फोसाइट्स में क्या होंगी, मेमोरीज होंगी, सेल्स में क्या होंगी, मेमोरी होंगी। बट जो मोनोसाइट्स है वो बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की क्या होगी, WBC होगी। और किस में हेल्प करेगी, घाव को भरने में। अगर आपके बॉडी में कहीं भी घाव है तो सबसे पहले ये मोनोसाइट्स जो है घाव को भरने में हेल्प करेगी आपकी। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। निर्माण कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है। और मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। कार्य, इसका काम क्या है, रक्त का थक्का जमने में मदद करना है। यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं, अगर आपकी बॉडी से कट लग गया कहीं पे, तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बन रही हैं या कुछ भी डिस्टर्ब है, तो अगर आपकी बॉडी में कट लग गया तो वहाँ से कंटिन्यू ब्लड आपका फ्लो होता रहेगा और ये क्या होगा,
ब्लड फ्लो होता रहेगा, जिससे कि ब्लड का लॉस होगा और आपको बीमारियां होंगी, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों यानी मैमल्स में पाया जाता है। जो प्लेटलेट्स है आपकी सिर्फ मैमल में ही पाया जाएगा। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 1 लाख से 4 से 5 मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच प्रति माइक्रोलीटर में होती है। और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसमें उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम होने लगेगी। बट अगर प्लेटलेट्स कम हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डेंगू बुखार है। अब हम देखते हैं रक्त बीमाणु से संबंधित बीमारी। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कभी कट लग जाता है तो देखते हैं कुछ समय के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। बट जो हीमोफीलिया बीमारी होती है इसमें ब्लड निकलना बंद नहीं होता। क्या होता है? रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त बहना जल्दी ही बंद नहीं होता है। और इसे हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज़ के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में रॉयल डिसीज़ क्या है, तो क्या होगी? हीमोफीलिया जो है रॉयल डिसीज़ है। क्या होता है इसमें? ज़्यादातर कि जो आपकी बॉडी में अगर कहीं पे कट लग गया, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फिंगर में कट लग गया है, तो अगर आपको हीमोफीलिया है तो आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर माइनर से भी इंजरी आ गई है, यानी सुई के बराबर नोक चुभ गई है, तो वहाँ से कंटिन्यू ब्लड आपका लॉस होता रहेगा और तब तक नहीं जमेगा ब्लड। और ये हीमोफीलिया जो है ये रॉयल डिसीज़ है, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले पाई गई थी और क्वीन विक्टोरिया से उनकी बेटे और दोनों बेटियों में हुई थी, जिससे कि उनके पूरी फैमिली में ये फैल गई थी। ये देखिए क्वीन विक्टोरिया की फैमिली है, इन सबको रॉयल डिसीज़ था, यानी कि इन सब में हीमोफीलिया था, इसलिए इसे रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है। सबसे पहले ये बीमारी क्वीन विक्टोरिया में देखी गई थी, तो इसीलिए इसे रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। इन मतलब कि इनकी फैमिली में सबको थी। महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसे थक्के को बनने से रोकता है, यानी हेपरिन। जो हेपरिन होता है वो क्या होता है? रक्त में वाहिकाओं में तो थक्के बनाने से रोकता है, हेपरिन जो होता है। संख्या यानी आरबीसी। देखिए अगर हमारे बॉडी में पूछा जाए कि संख्या में सबसे ज़्यादा क्या है, तो आरबीसी है, फिर प्लेटलेट्स है, फिर डब्ल्यूबीसी है। बट अगर वहीं पूछा जाए कि आकार में सबसे पहले कौन है, तो आकार में सबसे पहले डब्ल्यूबीसी है, फिर प्लेटलेट्स है, फिर आरबीसी। तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में अगर ये रेशो कभी कभी पूछ लेता है, अगर हमारी बॉडी में 600 आरबीसी हैं तो क्या होगी? 1 डब्ल्यूबीसी होगी और 40 प्लेटलेट्स होंगी। ये हमारी ब्लड का एग्जाम्पल है कि मतलब कि हमारी ब्लड में 600 आरबीसी होनी चाहिए, उसके अलावा 1 डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स होनी चाहिए। और ये देख लेना आप इम्पॉर्टेंट है कि संख्या के आकार पे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है ब्लड में, तो आरबीसी की होती है, फिर प्लेटलेट्स की, फिर डब्ल्यूबीसी की। वहीं अगर पूछा जाता है कि आकार किसका सबसे बड़ा है, तो पहला होता है डब्ल्यूबीसी का, फिर प्लेटलेट्स का और फिर आरबीसी का। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका ब्लड का। अब हम देखते हैं रक्त का थक्का बनना। जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इस रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, आपको कभी चोट लगी होगी अगर, तो कुछ टाइम बाद अगर आपका ब्लड कहीं पे गिरा होगा ज़मीन पे, तो कुछ टाइम पे वो थक्के जैसे बनने लगता है और इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है? जमने लगता है। तो कैसे होता है? पहले जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा वो प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम से क्या मिलके बनाएगा? थ्रोम्बिन। अब जो थ्रोम्बिन होगा प्लस फिब्रोजन क्या बनाएगा? फिब्रिन। और फिब्रिन प्लस ब्लड कैप्सूल्स मिलके क्या बनाएंगी? क्लॉटिन। मतलब कि ये रक्त के थक्का बनने की प्रोसेस है। तो कैसे बनता है खून के अंदर रक्त का थक्का? तो पहले क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा प्लस प्रोथ्रोम्बिन होगा और प्लस कैल्शियम मिलके क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन बनाएंगे। और अगर जब थ्रोम्बिन बनाएंगे तो फिब्रोजन